So hello everyone, welcome to eGate Shala. So in the previous lecture we have discussed the topic application of Laplace transform to solve the differential equation. Clear? So वहां हमने क्या देखा था, अगर एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, टू यील्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे एंड हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. ओके, एंड अगर आपको याद होगा अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, है ना, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या होगा आपका, हम लोग दो स्पेशल फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले. दैट मीन्स आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू स्पेशल फंक्शंस व्हिच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग लाइफ एज वेल एज इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस. ठीक है, तो वो दोनों ऐसे अगर आप देखोगे या फिर अगर आपको पता होगा तो आपको पता है, अगर मैं बोलूं कि स्टेप फंक्शन है ना और डेल्टा फंक्शन, तो आपने सुना होगा, मैं मान लेता हूं अगर आपने थोड़ा पढ़ा है पहले से तो आपको पता होगा इसके बारे में, है ना. तो आपको क्या पता है स्टेप फंक्शन के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि बस डेफिनेशन उसका पता है और कैसे उस पर क्वेश्चन बेस करते हैं, है ना. बट फिर भी मैं ऐसा फील करता हूं कि 90% ऑफ द स्टूडेंट जो है ना उनको मतलब समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली स्टेप फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली डेल्टा फंक्शन क्या है, और रियल लाइफ में अगर मैं किसी चीज के साथ रिलेट करना चाहूं तो क्या सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहां पे मैं स्टेप फंक्शन और डेल्टा फंक्शन को लेके मैं मॉडलिंग कर सकूं, है ना, मैं किस तरीके से उस सिस्टम को मैं मॉडल कर सकूं, है ना. तो एज एन इंजीनियर ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमको वो चीज समझ में आना चाहिए. क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील बिकॉज स्टेप फंक्शन डेल्टा फंक्शन के ऊपर में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना. तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज रियली वेरी वेरी इजी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट एज एन इंजीनियर आपको एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए सो दैट आपका जो ओवरऑल जो आपका जो फीलिंग होना, जो अटैचमेंट हो कंसेप्ट के साथ में, वो बहुत स्ट्रांग हो, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं स्टेप फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से, या फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, जो भी आप प्रोनाउंस करो उसको. सो देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग हम इसको मतलब कर सकते हैं. ओके, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस तरीके से आपको चीजें बोलूं कि अगर आपने स्टेप फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में अगर आपने पढ़ा भी होगा तो भी आज के क्लास में जो आप सीखने वाले हो ना, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट, है ना. तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं उतने इंटरेस्टिंग वे में उसको डील कर पाऊं. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना. तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं स्टेप फंक्शन से. ओके, चलो, तो मैं क्या बोला, स्टेप फंक्शन. ओके, है ना, स्टेप फंक्शन. ठीक है, इसी को आप बोलते हो हेविसाइड फंक्शन. ठीक है, हेविसाइड फंक्शन. ठीक है, हेविसाइड फंक्शन क्यों बोलते हो? बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर द फिजिस्ट ओलिवर हेविसाइड. ठीक है, तो ओलिवर हेविसाइड के नाम के बाद ये दिया जाता है बिकॉज उन्होंने इस फंक्शन के ऊपर इनिशियली काम किया था. ओके, तो ये स्टेप फंक्शन अभी क्या होता है ना. अब स्टेप फंक्शन क्या होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चलो देखते हैं कि स्टेप फंक्शन क्या होता है. अगर मैं स्टेप फंक्शन के बारे में बात करूं तो मैं बोलूं, अगर मैं ऐसे एक अगर एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं, ठीक है, मैं बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है ut. ठीक है, अब अच्छा मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, हेविसाइड फंक्शन को अगर आप इधर उधर कहीं पे देखोगे तो आपको h ऑफ t मिलेगा. ठीक है, जनरली क्या करते हैं, h ऑफ t लिखते हैं, बट हम ऐसा इसलिए नहीं करते बिकॉज हम एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम इंपल्स फंक्शन को h से डिनोट करते हैं, है ना. आप देखोगे जब मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आप बोलते हो कि जब हम लोग h ऑफ t एक सिस्टम को देते हैं तो जो आउटपुट मिलता है दैट इज द इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H और ब्रैकेट में s, मतलब एस डोमेन में आप लिखते हो ऐसा. ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग h यहाँ पे यूज नहीं करते क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा ना फिर कौन सा h किसके लिए है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फंक्शन को ut से ही डिनोट करते हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं अगर एक यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूं, है ना, यूनिट स्टेप मतलब क्या, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, 1 होगा, है कि नहीं. अगर मैं सीधा स्टेप फंक्शन बोलूं तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनी पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू. ओके, अगर मैं बोलूं ut इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स 0, अगर मैं इसको बोलूं कि 0 फॉर t लेस देन 0. ठीक है, तो अगर कोई मेरे को फंक्शन ऐसा मिलता है ना, अगर कोई भी अगर ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है तो उसको ही मैं क्या बोलूंगा, स्टेप फंक्शन. इन दिस केस दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन, है ना, दिस इज व्हाट यूनिट स्टेप फंक्शन. ये क्या है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन,
है ना, यूनिट स्टेप फंक्शन। क्यों यूनिट स्टेप है? बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। अभी देखते रहो, अभी तो बस स्टोरी को मैंने स्टार्ट किया ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बात करेंगे अभी, है ना। जो कंसेप्ट होगा ना, आप मतलब आप खुद सोचोगे यार इतना कुछ होता है क्या स्टेप फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में, इतना आपका कंसेप्ट आज क्लियर होने वाला है, ठीक है। और यही चीज स्टेप फंक्शन, डेल्टा फंक्शन, रैंप फंक्शन, पूरा सिग्नल सिस्टम में इसी से भरा हुआ है पूरा, है ना, पूरा इसी से भरा हुआ है। इसका अंडरस्टैंडिंग अगर आपका अच्छा रहा तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को पूरा हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो स्टेप फंक्शन मैंने क्या डिफाइन किया? एक ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट 1। कब है? t ग्रेटर देन इक्वल्स 0 पे, है ना। और 0 है किस पे? t लेस देन 0 पे। तो अगर मैं ग्राफिकली अगर इसको मैं यूज करूं ग्राफिकली, तो मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं ग्राफिकली? देखो, है ना, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, है ना, अगर ये मेरा t है, अगर ये बोलूं मैं ut है मेरा, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो ध्यान से देखते रहो बस, ठीक है। मैं मार्कर अलग कलर का ले लेता हूं। देखो ये आपका क्या होता है? माइनस इंफिनिटी होता है। तो ये क्या था आपका? 0 था, 0 था, 0 था, 0 था, 0 था। अचानक से इस जगह पे, है ना, अचानक से इस जगह पे आपका कितना हो गया? 1, ठीक है। इसको मैंने ऐसे गोल किया ना, यहाँ पे सर्कल जैसा बनाया, और इसको मैंने ऐसे दिया, तो ये रिप्रेजेंट बेसिकली द डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो ये देखो आप 0 था, 0 था, 0 था, अचानक से 1 पे चला गया, है ना, अचानक से 1 पे चला गया। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, है ना। सो दिस इज बेसिकली डिसकंटिन्यूअस कर्व, है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टेप फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्यों होता है? बिकॉज वो क्या होता है? देखो 0 0 0 0 अचानक से जाके एट t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या है? दिस पॉइंट इज व्हाट? t इक्वल्स टू 0, है ना, ये ओरिजिन है। तो t इक्वल्स टू 0 पे अचानक से क्या करता है? वो जंप कर जाता है ना, 0 से सीधा जंप कर जाता है। और इसी के लिए आप स्टेप फंक्शन को क्या बोलते हो? जंप फंक्शन भी बोलते हो, है ना। आप क्या बोलते हो? जंप फंक्शन। आप जंप करते हो ना कहीं पे, तो उसको आप क्या बोलते हो? स्टेप फंक्शन को जंप फंक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेप फंक्शन। क्लियर? समझ में आया इतना तक? ये तो बेसिक है, और मेरे को लगता है कि शायद आपको पता भी होगा इसके बारे में, है ना, क्योंकि जब आप क्लास 11 में भी सेट रिलेशन में फंक्शन पढ़ते हो तो फंक्शन में स्टेप फंक्शन रहता है। चलो, बट हम लोग तो एज एन इंजीनियर, अब तो हम लोग 11-12 से आगे आ चुके हैं ना, तो हमको तो थोड़ा ज्यादा जानना होगा। तो देखते हैं फिर और क्या क्या हो सकता है इसमें, है ना। मैं देखता हूँ कि कितना पॉसिबल बात होगा, मैं सब करूंगा, ठीक है। आप बस देखते रहो। तो ये आपका हो गया स्टेप फंक्शन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो अभी मैं बहुत बात करने वाला हूँ, बस देखते रहो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूं, है ना, मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूं, लेट्स से, तो मैं क्या बोला? इन जनरल, है ना, इन जनरल अगर मैं बोलूं कि u t माइनस a इज इक्वल्स टू 1, ये कब होगा? when t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड इक्वल्स टू 0 कब होगा? इज t इज लेस देन a। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, है ना, ये क्या है? ये भी स्टेप फंक्शन है ना, ये भी स्टेप फंक्शन है, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन है इन दिस केस, बट दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, है ना। ये क्या हो रहा है? एट t इक्वल्स टू a पे आपका कर्व स्टार्ट होगा, ये इसीलिए इसको बोलते हैं राइट शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन, है ना। तो कब राइट शिफ्टेड होता है, कब लेफ्ट शिफ्टेड होता है, अगर आपको पता है तो अच्छा बात है, जब नहीं भी पता है तो हम लोग बात करेंगे ना सिग्नल सिस्टम में, क्या दिक्कत है, उसको समझना कोई बड़ा बात नहीं है यार। देखो यहाँ पे आप जब t को 0 पुट कर रहे हो तो आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप t को 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? u माइनस a मिल रहा है ना, बट कर्व स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 0 से स्टार्ट होना चाहिए। इसीलिए आप t को जब a पुट करोगे तो आपका कर्व क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये मेरे को ऐसा मिलेगा कुछ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो इस तरीके का आपको कर्व मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या बोला मैं? ये टाइम t है, ये आपका ut है, और ऐसा मिल जाएगा। और ये क्या है आपका? t इक्वल्स टू a, और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा फंक्शन मिल जाएगा। तो ये भी यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये भी यूनिट स्टेप फंक्शन है ना। इसी को आप हेवीसाइड फंक्शन बोलते हो। क्यों? बिकॉज ओलिवर हेवीसाइड ने इसके ऊपर में इनिशियली वर्कआउट किया था, तो इसीलिए इसको उनके नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। चलो ठीक है। सो टिल हियर इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो सब बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब ये मैंने बात किया थोड़ा बेसिक, है ना, ये सब लोग पढ़ाते हैं, इतना तो सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में? स्टेप फंक्शन के बारे में हो गया। तो अब यहाँ पे मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, आपको क्या क्या जानना है। यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर मैं इसको 2 कर देता, है ना, अगर मैं इसको 2 कर देता, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। सो वो यूनिट स्टेप नहीं रहेगा, बट स्टिल स्टेप फंक्शन विथ मैग्नीट्यूड 2। क्लियर? दूसरा चीज आपको क्या जानना है? दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस कर्व, एंड डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होता है आपको? t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे क्या होता है? फंक्शन सीधा जंप मार जाता है, ठीक है।
ये वाला कर्व किसका है, सेम यूनिट स्टेप का है, बट ये क्या है आपका राइट शिफ्टेड है, कितना अमाउंट से, ए अमाउंट से, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो प्रॉपर्टी एकदम सेम है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है और ये t इक्वल टू a पे स्टार्ट हो रहा है, इससे ज्यादा यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो गया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब मैं क्या बात कर सकता हूँ देखो इसमें, ठीक है, अब मैं क्या बात कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट स्टेप जो फंक्शन है ना, जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो मतलब कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है, कहाँ पे यूज हो सकता है। आप सोचो कि यूनिट स्टेप जैसा फंक्शन कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है, आप एक बार सोचो। तो एक बार हम लोग यूज पे आते हैं, है ना, हम लोग यूज पे आएंगे। उसके पहले मैं आपको और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, है ना। क्लियर क्या करना चाहता हूँ आप देखो, तो ये आप नोट करो, आपके कॉपी में ये होना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट करो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करूंगा अभी, उसके बाद हम लोग यूज देखेंगे, यूज क्या है, ठीक है। तो ये आप लिखो यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्स्ट्रा बात क्या है हमारा। चलो अब देखते हैं कि हम लोग और एक्स्ट्रा बात क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि ध्यान से सुनते रहना है। क्लियर। मैं अगर आपको बोलूं, ठीक है, कि मुझे ना दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज लेट्स से 2, ठीक है, दिस इज लेट्स से 2। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस फंक्शन का, एंड से दिस इज एफ ऑफ एक्स, है ना, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाउंडेड स्टेप फंक्शन से, बट मैं बाउंडेड स्टेप फंक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। मैं चाहूं तो इसका इक्वेशन भी लिख सकता हूं, बट मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज आपको शायद में भी समझ में नहीं आएगा और मुझे जरूरत भी नहीं यहाँ पे लिखने की, है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ बस आप वो सुनो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसको, अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता तो मेरे को क्या मिलता, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो इंटीग्रेशन अगर मैं करता तो इंटीग्रल का वैल्यू मेरे को क्या मिलता, देखो ये इंटीग्रल का वैल्यू है, ठीक है। एरिया बोल लो या फिर आप, है ना, एरिया बोल लो, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 is 2 × 2, सो 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर, एकदम सही बात है एकदम। यहाँ पे ये इंटीग्रल का साइन है ना, मैंने इंटीग्रेट किया इसको, तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं जब इंटीग्रेट किया, चलो लिख देता हूँ, फिर आप गड़बड़ कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो समझ में आ गया ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, तो आपको 4 मिलता है आंसर। क्लियर हो गया। चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ये वाला कर्व अगर लूं आपके पास, ये मैंने 2 लिया, ये मैंने 4 लिया, ठीक है, ये मैंने 2 लिया, ये मैंने 4 लिया, ठीक है। लेट्स से मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं 6 ले लेता हूँ, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये भी लेट्स से ये g ऑफ x है, लेट्स से, ठीक है, ये क्या है आपका g ऑफ x है, ओके। अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू डी एक्स, है ना, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब तो एरिया होता है ना यार, एरिया होता है, ठीक है। तो मैं एरिया कैसे लिखूंगा, देखो 6 - 2 is 4, 4 × 2 8, तो मैं क्या लिखूंगा 4 × 2 प्लस ये वाला पोर्शन का एरिया देखो, है ना, इसका एरिया 1 हो गया आपका और इसका एरिया 1 हो गया, तो इसका एरिया मैंने लिख दिया 4 × 2, क्योंकि 6 - 2 is 4 एंड दिस हाइट इज 2, वो मिल गया मुझे। अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो 4 - 3 is 1 एंड 4 - 2 is 2, तो मैं क्या लिखूंगा 1 × 2, तो मेरे को कितना मिला 8 और +2 10, ठीक है। तो ऐसा मेरे को एरिया मिला कुछ। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेट जब आप कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एरिया अंडर द कर्व भी निकाल रहे हो। तो अगर मैं आपको ऐसा एक सिचुएशन दूं जहां पे लेट्स से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पे कुछ एक ऐसा हुआ, क्या हुआ हमको नहीं पता, हमको जानना भी नहीं, हम जानेंगे कब, बाद में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। अभी के लिए बस आप सोचो कि यहां पे कुछ एक ऐसा हुआ, आपको ऐसा एक स्पाइक मिल गया। मैं क्या बोला, ऐसा एक स्पाइक मिल गया, ठीक है ना। ऐसा कर्व आपने कभी देखा भी नहीं होगा, है ना। तो मान लो कि आपको ऐसा एक स्पाइक मिल गया और मैं बोलता हूं कि ये 2 है, ये 4 है और ये लेट्स से मेरा 2 ही है, एंड इसका वैल्यू लेट्स से कहीं पे भी कुछ भी स्पाइक कर गया है, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पॉइंट, वहां पे हुआ क्या। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, इंटीग्रेट अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे करने के लिए, तो यू कैन रफली से दैट इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कितना हो जाएगा 4 - 2 इज हाउ मच 2 × दिस 2 दैट इज इक्वल टू 4,
ठीक है। तो मैं बोलना क्या चाहता था, बोलना मैं ये चाहता था कि जब आप इंटीग्रेट करते हो ना, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप डेफिनेट इंटीग्रल जब करते हो ना, डेफिनेट इंटीग्रल ये सब क्या होगा, सब तो ये 2 से 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 से 4 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ इसको तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 4 हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये है कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रल करते हो ना तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है वो मैटर नहीं करता। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझोगे इसको। फंक्शन का वैल्यू मैटर नहीं करता जब आप एक इंटीग्रेशन करते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, तो मैं बोल सकता हूँ कि रफली माय आंसर विल बी दिस ओनली, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा डीप मैथमेटिकल एनालिसिस करते हो तब थोड़ा सा सीन बदल सकता है, बट आप ऐसे इन जनरल ये बोल सकते हो, ऐसा होता है। तो मैंने ये बताया कि वो इंपॉर्टेंट है ना, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं क्यों बताया आपको। तो ये मैंने आपको एक मतलब एक बेस क्रिएट किया, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसके लिए मैंने आपको एक बेस क्रिएट किया। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, अब देखते रहो बस मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हो गया, आपको समझ में आया कि एक पॉइंट पे जो हो रहा है उस पर मेरे को मतलब नहीं था, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया ही होता है ना। तो एरिया तो यही होगा यार, है कि नहीं, एरिया तो यही होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी अगर आप कुछ बुक्स पे देखोगे तो आपको यूनिट स्टेप फंक्शन ऐसे डिफाइन किया हुआ मिलेगा, है ना। ut इज इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 इज इक्वल्स टू 1/2, t इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 फॉर t लेस देन 0। क्लियर? ध्यान से सुनते रहना है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आप जो समझाया ना उसी के लिए समझाया। आप कहीं कहीं पे, है ना, कहीं कहीं पे देखोगे, आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो कहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। आप सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या मिलेगा पता है, t इक्वल्स टू 0 पे ना 1/2 डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जो इस फॉर्मेट को यूज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है पता है आपको, वो क्या कर रहा है, उसका कर तो ये ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, बट जिस पर्सन ने भी इस तरीके से डिफाइन किया ना, उन्होंने यहां पे ना 0.5 मान लिया है। ये क्या है 0.5 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो उन्होंने यहां पे 0.5 मान लिया है, ठीक है। तो मैं क्यों बोला ये बात, देखो आपने 1 माना था और इन्होंने 0.5 माना है। अब ध्यान से बस सुनते रहना है, बस ध्यान से सुनते रहना, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आप सोचो कि कोई 1 मान रहा है ना, आपने क्या माना था, t ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए 1, दैट मींस आपके लिए t इक्वल 0 पे भी 1 था और t ग्रेटर देन 0 के लिए भी 1 था, है ना। और ये जो पर्सन है जो t इक्वल 0 पे 1/2 यूज कर रहा है और t ग्रेटर देन 0 पे 1 यूज कर रहा है, आप दोनों जब मैथमेटिक्स में, चाहे वो सिग्नल सिस्टम हो या चाहे कहीं पे भी हो, जहां पे ये मैं जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टेप फंक्शन इज बीइंग यूज्ड एज अ विंडो फंक्शन, ठीक है। मैं क्या बोला, wherever step function is being used as a window function। अब विंडो फंक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूं, बस लिखते रहो। जहां पे भी स्टेप फंक्शन का विंडो फंक्शन यूज करते हो, दैट मींस इंटीग्रल में यूज करते हो उसको, है ना। एक इंटीग्रल में जब यूज करते हो तो वो मैटर ही नहीं करता है कि आप t इक्वल टू 0 पे 0.5 ले रहे हो या फिर 1 ले रहे हो, है ना। तो इसीलिए कुछ लोग जब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो काम कर रहे हो ना, जो आप काम कर रहे हो, जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा आप देखोगे, उसमें ना आप t इक्वल टू 0 पे 1/2 लो या कुछ भी लो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उससे, है ना। क्योंकि ओवरऑल जो इंटीग्रल होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर पाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वहां पे, बिकॉज इट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। समझ में आया, क्लियर हुआ, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। ये कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। इसीलिए आप देखोगे, आप गूगल में टाइप करना, है ना, why the value of step function is 1/2 at t equals to 0, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने तो आपको जो आंसर मिलेगा ना उससे मच बेटर वे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ठीक है। तो मैं इसीलिए इसको क्लियर कर दिया कि कभी अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आप ये मत सोचना कि वो गलत है, ठीक है। और इसको ऐसे लिखने का रीजन पता है क्या होता है, इसको ऐसे लिखने का रीजन ये होता है कि अगर मैं इससे, है ना, इस फंक्शन से अगर मैं लेट्स से 0.5 अगर माइनस कर दूं ना, मैं क्या बोला, अगर मैं u ऑफ t जो मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ उससे अगर माइनस 0.5 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे को पता है क्या मिलेगा। देखो लिखने का रीजन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, मिलेगा पता है मेरे को क्या, समथिंग लाइक दिस। ये मेरा 0.5 हो जाएगा, ये मेरा माइनस 0.5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो पता है ये फंक्शन ना लगभग अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सिग्नम फंक्शन को
रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज नॉट एग्जैक्टली सिग्नम फंक्शन, इट इज लुकिंग लाइक ए सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन के बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा अभी डिस्कशन स्टेप फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। जब टाइम आएगा सिग्नम फंक्शन का तो मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी हमको। तो देखो ये कुछ उस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग जब ना स्टेप फंक्शन को सिग्नम के साथ रिलेट करते हैं तब वो ऐसा कुछ कन्वेंशन यूज करते हैं, है ना। क्योंकि ये जो आप यूज कर रहे हो ना, डिफाइन कर रहे हो ना, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव में उसको यूज कर रहे हो, है ना। जब आप स्टेप फंक्शन को एक इंटीग्रल में जब यूज कर रहे हो तब इसका ये मैटर नहीं करता है। अदरवाइज जब आप बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हो तो उस पर बहुत मैटर करेगा कि फिर आप कैसे देखते हो एक स्टेप फंक्शन को। क्योंकि ये क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूटी होता है यार। ये जो पोर्शन है ना, ये क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूटी होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं लेप्लास कराया था कहीं पे मैंने आपको बताया था कि डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है आपको एग्जैक्टली खुद भी नहीं पता है ना। बिकॉज द फंक्शन इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, है कि नहीं। द फंक्शन इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। तो आप अपने काम के लिए उसको कुछ भी यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको पता है कि एग्जैक्टली आप खुद क्या कर रहे हो। समझ में आया। इसीलिए बहुत लोग जब सिग्नम के साथ डील करते हैं ना तो वो लोग इस तरीके से लिखते हैं, और जब डायरेक्ट डेल्टा के साथ यूज करते हैं तब लोग जो मैंने पहले कराया ना वो लिखते हैं। मैंने क्या बोला, जब वो लोग डायरेक्ट डेल्टा के साथ रिजेंबल करना चाहते हैं एक स्टेप फंक्शन को, तब वो लोग किस फॉर्म में लिखते हैं जो मैंने पहले कराया था, ut = 1 for t > 0, है ना। और जब सिग्नम फंक्शन के साथ जब वो रिलेट करना चाहते हैं, मैं दिखाऊंगा ना क्या रिलेशन है सिग्नम फंक्शन और स्टेप फंक्शन में, क्या रिलेशन है मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं आपको सिग्नल से सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक सिग्नम फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो आप स्टेप फंक्शन का हेल्प लेते हो एंड वाइस वर्सा। तो वो ट्रांसफॉर्म में बात आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्टेप फंक्शन क्या होता है उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। और ये जो मैंने लिखा है ना, स्टेप फंक्शन इज बीइंग यूज्ड एज अ विंडो फंक्शन, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा ना कि क्या होता है एक्चुअली स्टेप फंक्शन, मतलब किस तरीके से यूज। अभी बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट में बता रहा हूँ अभी। देखो तो ये आपको समझ में आया कि कभी भी आप अगर आप ऐसा कुछ देखो तो डरना नहीं, सोचना नहीं कि वो गलत है। ओके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। चलो ठीक है, ये आपको अभी समझ में आ गया। चलो अब बात आता है कि कैसे, इसका मतलब क्या, सिग्निफिकेंस क्या है यार स्टेप फंक्शन को, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, है ना। क्यों पढ़ते हैं ऐसा हम लोग, है ना। क्यों, मतलब रियल लाइफ में क्या है ऐसा जिसको हम लोग सिग्नम फंक्शन के साथ रिलेट कर पाए, है कि नहीं। तो अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्ट का पॉइंट बन जाता है ना। मैं हमेशा आपको बोलता हूं ना कि मैं हमेशा 2 चीज कराता हूं, हाउ एंड व्हाई। तो हाउ वाला पोर्शन तो कवर हो गया कि मतलब कैसे होता है हम लोग, हाउ वी डील विद द स्टेप फंक्शन, है ना, ये हमने क्लियर कर लिया। अभी व्हाई की बारी आती है कि why do we even use the step function, क्लियर। चलो मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ठीक है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। सोचो आपने सर्किट देखा होगा, है ना, सर्किट तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा। लेट्स से मैं एक बेसिक सिंपल सर्किट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोला, मैं एक बेसिक सा सिंपल एक फंक्शन लिया। मैंने बोला कि ये वोल्टेज जो है मेरा 5ut है, ठीक है, और लेट्स से दिस इज R, क्लियर। मैं यहाँ पे एक स्विच भी लगा देता हूँ। यहाँ पे स्विच की जरूरत नहीं है, जब मैं 5ut बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 5 when t > 0 इक्वल टू 0 else, है ना। तो मैंने क्या बोला, ये 5ut है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू 5 when t > 0, अदरवाइज 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने लिखा इक्वल टू 0 elsewhere, है ना, दिस इज elsewhere, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, आप सोचो स्टेप फंक्शन आप रेगुलर एनालिसिस में देखते हो, है ना, एक नेटवर्क में क्या होता है, जब भी t = 0, जिस पॉइंट ऑफ टाइम को आप t = 0 मान रहे हो, उसके बाद ये वोल्टेज किस में कांस्टेंट हो जाएगा, 5 में कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं। ये किस में आ जाएगा, आपका 5 में आ जाएगा, क्लियर, समझ में आया। तो सोचो जब आप एक वोल्टेज सोर्स को, एक डीसी वोल्टेज सोर्स को जब एक सर्किट में यूज कर रहे हो, तो लेट्स से आपके पास एक स्विच है, आपने t = स्विच पे उसको प्रेस कर दिया, है ना, स्विच को आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। कब ऑन किया, एट t = 0। जैसे ही आप t = 0 पे आप ऑन करते हो तो आपको उस वोल्टेज सोर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ना। आपको क्या मिलता है, वो जो वोल्टेज सोर्स है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सर्किट में, कि क्या सर्किट में उसका इन्फ्लुएंस है। मैं अगर बोलूं कि ये अगर मान लो कि वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, तो इस सर्किट में क्या इन्फ्लुएंस होगा, कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ कि t = 0 पे स्ट्राइक कर जाएगा, है ना। इसका जो भी इन्फ्लुएंस है इसका, वो इस सर्किट में आ जाएगा। वो इन्फ्लुएंस क्या है, वो करंट को फ्लो करा देगा, है ना। ये बैटरी जब आप कनेक्ट करोगे t = 0 पे, वो क्या करेगा, एक करंट को फ्लो करा देगा। ये तो समझ रहे हो ना आप। तो ऐसा एक सिचुएशन पे देखो आपको पूरा आइडिया होना पड़ेगा स्टेप फंक्शन का,
कि स्टेप फंक्शन क्या रोल कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये 5ut क्या है, स्टेप फंक्शन ही तो है ना। अगर मैं बोलो कि मान लो कि मैं 5ut नहीं लिखता है ना, मैं 5ut नहीं लिखता और मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे बना दूँ, ठीक है, मैं अगर इसी चीज़ को यहाँ पे एक स्विच दे दूँ, मैंने क्या बोला यहाँ पे एक स्विच दे दिया, ठीक है, और मैं बोला कि t=0 पे ये स्विच को मैं बंद कर दे रहा हूँ, है ना, t=0 पे स्विच को, तो सेम बात है ना। जैसे ही मैं t=0 के पहले तक करंट क्या था, 0 था, है कि नहीं। जैसे ही आप स्विच को क्लोज कर दिए तो t>0 पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/r हो जाएगा। दैट मींस करंट भी क्या हो जाएगा, आपका एक स्टेप फंक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। अब समझ में आ रहा है ना चीज। तो जैसे ही करंट स्टेप फंक्शन हो जाएगा तो जो नॉलेज आपका स्टेप फंक्शन के ऊपर में है, चाहे वो कोई भी नॉलेज क्यों ना हो, आप वो सारा का सारा नॉलेज सीधा इस पे अप्लाई कर सकते हो। आप समझ में आया बात। तो इसीलिए आप एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्यों स्टडी करते हो, है ना। आप अगर इसको स्टडी नहीं करते, आप डायरेक्टली ऐसे एप्लीकेशन को भी स्टडी कर पाते हैं। तो एक फंक्शन को स्टडी करने से ये बेनिफिट आपको मिलता है कि जो कुछ भी इसके बारे में आपको जो भी प्रॉपर्टी पता है, अभी मैं और भी बता रहा हूं ना, बात तो कर ही रहा हूं मैं, इसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है, इसके बारे में आपने मान लो कि 10 प्रॉपर्टी आपने इसका स्टडी किया हुआ है, तो वो सारा का सारा प्रॉपर्टी आप सीधा ऐसे सर्किट पे यूज कर सकते हो। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, और भी ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, है ना, जहां पे कोई एक चीज पर्टिकुलर चीज कांस्टेंट हो जाता है एक टाइम के बाद में। तो इसी को आप क्या बोलते हो, स्टेप सिग्नल बोलते हो, या फिर स्टेप फंक्शन, जो भी बोलो, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ में आया। तो मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लिया, बेस्ट ट्राई किया मैंने अपना, कि आपका जो स्टेप फंक्शन है ना वो जबरदस्त हो, मतलब पूरा आपको समझ में आया पूरा अच्छे से। और धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे आप और भी सब्जेक्ट को सीखते जाओगे, जहाँ पे आप स्टेप फंक्शन यूज करोगे, तो ना आपका कंसेप्ट और अच्छा बनते जाएगा। तो आपको लगेगा, उस टाइम आपको याद आएगा कि अच्छा सर ने बताया था मैथ्स में, वही सब चीज़ तो हो रहा है, सब कुछ है ना, वही सब तो जनरल चीज। स्टेप फंक्शन को हम लोग हर एक सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी यूज होता है, कंट्रोल हो या फिर सिग्नल हो, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तब आपको रियलाइज होगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया, अच्छे से बताया मैंने। चलो मैं एक नेक्स्ट एक अच्छा, बहुत इससे भी अच्छा एक मतलब उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ आपसे, ये वाला इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी, देखो ठीक है, ये वाला क्या बोला मैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें मजा आएगा आपको। देखो और क्या हो सकता है इसमें, है ना। इसीलिए मैंने क्या बोला, एक बार आप अगर स्टेप फंक्शन को इन जनरल अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हो, तो जहां कहीं भी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपको लगता है कि ये तो स्टेप फंक्शन को रिजेंबल कर रहा है, तो आप सारा का सारा जो भी स्टडी किया हो, सारा का सारा कंसेप्ट अप्लाई कर दो उसमें। यही तो फायदा हुआ ना, एक जनरलाइज स्टडी किया आपने। क्लियर, आपने क्या किया, एक जनरलाइज स्टडी किया उस पर। ओके, अब मैं एक नेक्स्ट एक बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। देखो ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ना एक फंक्शन था, ठीक है, मैं क्या बोला, ये लेट्स से ये मेरा एक फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है, f(x) है। ये क्या फंक्शन है, f(x) है। क्लियर, चलो मैंने क्या किया, इसको मैंने एक सिस्टम में दिया, एक सिस्टम में दिया, ठीक है। सिस्टम क्या है, आप उस पर दिमाग मत मारो, बस मैं बोल रहा हूं, जो सुनते रहो, आपको समझ में आएगा। देखो मुझे पता है ना, मैं क्या बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, ये एक सिग्नल था, आप सिग्नल बोलो या फंक्शन बोलो, यार मैथ्स में फंक्शन बोलते हो और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में सिग्नल बोल देते हो, ठीक है। तो इसको आपने क्या किया, इसमें इनपुट दिया, है कि नहीं, आपको क्या मिला, एक आउटपुट मिला, ठीक है। तो जो आउटपुट आपको मिला है वो किस पे बेसिस पे मिला है, इसके बेसिस पे मिला है ना। ये पूरा कर ध्यान से सुनते रहो, एक एक बात को सुनते रहना है बस, ठीक है। मैं क्या बोला, आपने ये सिग्नल को लिया, उसको आपने एक सिस्टम में पास कराया, वो सिस्टम ने आपको आउटपुट दिया। आउटपुट जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा, इसके बेसिस पे होगा, है ना। ये जो पूरा जो सिग्नल है उसी के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इतना समझते हो, इतना क्लियर है बात, ठीक है। बट मेरा इंटरेस्ट क्या था पता है, मैं चाहता था, है ना, मैं चाहता था कि लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि ये t1 टाइम है ना, ये क्या है, t1 टाइम है। मैं चाहता था कि जो आउटपुट जो मिले ना मुझे, जो मुझे आउटपुट मिले वो ना t1 के पहले जो कुछ भी है सिग्नल में वो उसको कंसीडर ही ना करे। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात, ध्यान से सुनते रहो, है कि नहीं। मैं ऐसा एक चीज डिजाइन कर रहा हूं जहां पे मैं चाहता हूं कि मैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा इंटरेस्ट है, यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, t1 है ना। आप t1 को 0 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना। आप चाहो तो t1 को 0 ले लो, तो ये आपका यूज है। मैं क्या बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनो, बहुत मजा आने वाला है आपको। मैं बोला कि मैं चाहता हूं कि ये जो सिग्नल है ना, उस सिग्नल का एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ही मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे को देखना है कि आउटपुट क्या होगा।
बट अगर मैं इस सिग्नल को सिस्टम में दे रहा हूं तो मेरे को जो आउटपुट मिल रहा है वो तो इसके ही रेस्पेक्ट में मिल रहा है। अब मान लो मैंने क्या किया, लेट्स से ये मेरा एक सिग्नल था एफ ऑफ एक्स, है ना, ये ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ था, ऐसे ऐसे कुछ था, ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, सेम सिग्नल है ये और ये एकदम सेम है, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट्स से मैं एकदम बेसिक आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ बस आप सुनते रहो, ठीक है। मैं बोला कि मैं इसको किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल, लेट्स से स्टेप सिग्नल के साथ में मैं मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज व्हाट T1। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, UT माइनस T1, है ना, इसका इक्वेशन ये होगा UT माइनस T1। ये भी अपना टाइम डोमेन में है, ये भी अपना टाइम डोमेन में, इसको एफ ऑफ टी लिख दो, ठीक है, इसको एफ ऑफ टी लिख दो, ठीक है, दिस इज एफ ऑफ टी, ठीक है। मैं टाइम डोमेन ले रहा हूँ और एक्स लिखो तो यहाँ पे भी एक्स लिख दो यार, उसमें क्या है, इसको x1 कर दो, फिर सेम बात है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं क्या बोला कि मैंने इसको लिया, मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया, हाँ, दोनों का प्रोडक्ट किया। क्यों ऐसा किया, कैसे ऐसे हो गया, क्या ऐसा पॉसिबल भी है करना, है कि नहीं, तो वो सारी सेकेंडरी बातें हैं। अभी बस मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप देखना कि दो सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देना इतना आसान नहीं होता है ना। आप देखे होंगे कि आपको एडिशन ऑपरेशन मिलता है, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मिलता है कि नहीं, लेकिन एडिशन मिलता है, सब्ट्रैक्शन मिलता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आप बहुत कम जगह पे देखते हो। तो मल्टीप्लिकेशन सर्किट डिजाइन करना इतना आसान नहीं होता जितना इजीली मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, है ना। बट फिर भी मेरा वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है अभी, मेरा इंटरेस्ट है आपको समझाना कि क्या यूज उसका हो सकता है कि नहीं। चलो, इसीलिए आप देखना बहुत बार क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला जो सर्किट होता है ना, उसको हम लोग लॉगरिथम स्केल में लेके जाते हैं। ये जब लॉग स्केल में लेके जाते हैं तो हमारा फायदा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज कन्वर्टेड टू व्हाट, एडिशन, एंड डिवीजन इज कन्वर्टेड टू व्हाट, सब्ट्रैक्शन। समझ में आया, तो इसीलिए तो ये सब मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, अभी छोड़ो, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि आपने मान लो कि इसको ना इसके साथ में प्रोडक्ट किया, ठीक है, तो सिस्टम को क्या मिलेगा, देखो आपने जब इसके साथ में बोला कि आपने प्रोडक्ट किया तो आपको मिलेगा क्या, देखो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये तो जीरो रहेगा, ये तो दिस इज जीरो, ये तो पूरा जीरो रहेगा ना, ये शुरू होगा यहाँ से आपका, है कि नहीं। तो दिस जीरो इंटू यहाँ पे आपका क्या था, T1 था, है ना। तो देखो T1 के पहले इसका कुछ एक वैल्यू है, बट T1 के पहले इसका वैल्यू कितना है, जीरो है। तो दैट मीन्स इसके पहले जितना भी है ना, ये पूरा है ना, वो रीड ही नहीं लेगा। तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, देखो मेरे को आउटपुट मिलेगा T1 है, और उसके बाद से जो भी है वो मेरे को मिल जाएगा। देखो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखो ये वाला पोर्शन, ये दिस पोर्शन मेरे को वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो मिला ना मेरे को, है ना, ये वाला पोर्शन जो मेरे को मिला ना, मैंने वही इसको ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं इसको सिस्टम को दे दूं, अब अगर मैं बोलूं कि मैं इसको सिस्टम को दे रहा हूं, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा ना, अब जो मुझे आउटपुट मिलेगा ना, वो किसके लिए मिलेगा, जहां से मेरा इंटरेस्ट था। आप समझ में आया, यही मैं आपको बताना चाहता था, है ना। आप देखोगे एग्जैक्टली ऐसा मल्टीप्लिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको कन्वोल्यूशन में देखने के लिए मिलेगा। जब हम लोग कन्वोल्यूशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, 0 to t f of u g t minus u du, है ना। देखो मैं क्या बोला था, किसका कन्वोल्यूशन है, f of g का कन्वोल्यूशन है ना, f और g का कन्वोल्यूशन है। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 से t f of u g t minus u du, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे भी तो कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है ना। आप अल्टीमेटली क्या करो, मल्टीप्लाई ही कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि ये g के जगह पे लेट्स से मेरा स्टेप फंक्शन है, u है ना, ये क्या है मेरा स्टेप फंक्शन, तो देखो मिल गया ना आपको। f of u कोई एक फंक्शन रहा होगा, लेट्स से f of u कुछ ऐसा ही फंक्शन रहा होगा। आप समझ में आ गया ना, क्लियर। तो वही बात है यार, मैं बस इसीलिए बोलता हूँ कि पेशेंस रखा करो, मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, मैं क्या बोलूंगा तो आप कंफ्यूज रहोगे। इसलिए मैं, आप हमेशा देखोगे, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैं कंफ्यूजन वाला पॉइंट रखता ही नहीं हूँ। भले ही आप मेरे सामने ना हो, बट मुझे पता है कि आपका डाउट क्या आ सकता है। और वैसे भी जो मैं समझाता हूँ ना, वो मतलब मैं हमेशा एक लेवल ऊपर ही रखता हूँ। मैं हमेशा ये सोच लेता हूँ कि सामने वाला इतना अच्छा पढ़ा रहा है तो मुझे ना इस पे पढ़ाना है, तो वो चीज़ मेरा माइंडसेट हमेशा से रहता ही है। तो आप उसके लिए टेंशन फ्री रहो। जो आप सीख रहे हो, अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो मैं इतना चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आपका नॉलेज उस पर्टिकुलर इंसान से बहुत ज़्यादा है ना। आप टेस्ट कर लेना, अगर चाहो तो आप अपने क्लासरूम में या फिर अपने जो भी आपका फ्रेंड्स कलीग जो भी है, आप उनके बीच में आप डिस्कशन करना कोई कंसेप्ट, आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉलेज कहाँ पे और उनका नॉलेज कहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा स्टेप फंक्शन है और ये मेरा कोई जनरल कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, चाहे कुछ भी हो वो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है ना, तो ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है। हालांकि ये ओवरऑल इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इंटीग्रेशन भी कर देंगे, उसमें कौन सा बड़ा बात है, ठीक है। तो मैं बस वो समझाने का कोशिश किया। तो स्टेप फंक्शन क्या कर दिया, देखो स्टेप फंक्शन इतना एबिलिटी रखता है कि वो
इन जनरल किसी सिग्नल को कॉजल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, स्टेप फंक्शन क्या कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल को जो टाइम t=0 से पहले भी स्टार्ट हो चुका होगा, है ना। अच्छा पहले मैं बताता हूँ कॉजल सिस्टम का मतलब क्या होता है, कॉजल सिग्नल का मतलब एनी सिग्नल दैट डजंट स्टार्ट बिफोर t=0 इज नोन एज व्हाट, कॉजल सिग्नल। दैट मींस एक कॉजल सिग्नल जो भी होता है वो हमेशा आपको टाइम t=0 के बाद ही मिलेगा, है ना। तो मान लो कि कोई एक सिग्नल टाइम t=0 के पहले एग्जिस्ट कर भी रहा है, तो आप क्या करो ना, उसको आप क्या कर दो, कन्वोल्यूट कर दो, है ना, कन्वोल्यूशन लगा दो उसमें यूनिट स्टेप के साथ में, तो आपको जो सिग्नल मिलेगा फाइनली वो कॉजल चला जाएगा। अब कॉजल सिग्नल का फायदा क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब तो हम लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे ना। तो मैं बेसिक बताया, देखो मैंने आधा घंटा लिया है ना। लोग ना कोचिंग में इसको 2 से 4 मिनट में खत्म कर देते हैं, बस ये डेफिनेशन लिखवा देंगे, स्टेप फंक्शन खत्म वहां पे। और सामने वाला जो स्टूडेंट है तो उसको जिंदगी में तो कभी समझ में ही नहीं आता है कि भैया मैंने पढ़ा क्यों था स्टेप फंक्शन, है ना, उसको कभी भी समझ में ही नहीं आता है ये बात। तो मैं तो ऐसे नहीं पढ़ा सकता, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं टाइम ले रहा हूँ तो हाँ मैं टाइम ले रहा हूँ और मैं आगे भी टाइम लूंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीखना है, अच्छे से सीखना है तो आप रहो, अदरवाइज मैं वही बोलूँगा आप किसी ऐसे को सजेस्ट करो जो पढ़ना चाहता है, ठीक है। इतना आप मेरा हेल्प कर दो। अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो आप ऐसे इंसान को रेफर कर दो जिसको ज़रूरत है अच्छा क्वालिटी का, ठीक है। चलो तो ये हो गया स्टेप फंक्शन। तो मज़ा आया ना। अब देख लिया ना स्टेप फंक्शन क्या क्या यूज़ हो गया। एक यूज़ मैंने पहले बताया, दूसरा यूज़ मैंने अभी बता दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तो इतना कुछ मैंने बताया स्टेप फंक्शन के लिए, इतना डिस्कशन मैंने किसके लिए किया, स्टेप फंक्शन के लिए। तो चलो अब देखते हैं और क्या है। हो गया, तो इतना अगर आपको पता है तो फिर तो और क्या ही चाहिए ना, आपको बहुत ज़्यादा पता है फिर तो, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चीज़ें अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। सो अब हेडिंग दो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है, DIRAC डेल्टा फंक्शन। अब मैं क्या लिखा रहा हूं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। सो इसको डायरेक्ट डेल्टा इसीलिए बोलते हैं बिकॉज जो फिजिसिस्ट इसके बिहाइंड थे, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था, उनका नाम था पॉल डिरेक, है ना। तो उसी के नाम पे, मतलब उनके ही नाम पे ये फंक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि स्टेप फंक्शन के ऊपर काम किया था ओलिवर हेविसाइड ने, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेल्टा के फंक्शन के ऊपर में जिन्होंने काम किया था उनका नाम था पॉल डिरेक, है ना। फुल नेम मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट पॉल डिरेक समथिंग लाइक दैट उनका नाम था, इसलिए उनके नाम पे आता है। तो ये फंक्शन ना, मतलब इतना मैं बोल सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज द बैकबोन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। अगर आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता है, बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा, आपको इंजीनियरिंग ही पता नहीं चलता तो क्वांटम फिजिक्स कहाँ से पता चले। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता ही है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो ये क्या करता है, क्यों इतना ज़्यादा यूनिक है ये अपने आप में, और इतना ज़्यादा स्ट्रेंज भी क्यों है, तो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में। चलो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टेप फंक्शन क्या था, है ना। ut is equals to 1 for t greater than equals 0 is equals to 0 for t less than 0। ये क्या था, आपका स्टेप फंक्शन था। इसका ग्राफ कैसा था, अगर मैं बोलूँ इसका ग्राफ, अब सुनते रहना क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये मैं तो बेस्ट वे में, जैसे मैंने स्टेप फंक्शन आपको पढ़ा है गजब तरीके से, ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी मैं वैसे पढ़ाऊंगा, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हो ना तो मुझे ना 100-200,000% मेरे को आइडिया है कि आप क्या सीखते हो कॉलेज में, और आपको कॉलेज का आपको जो प्रोफेसर है, अगर आप अच्छे IIT से नहीं हो, टॉप IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई रेस्पेक्ट दोज प्रोफेसर्स, है ना। क्योंकि मैंने भी सब कुछ तो नहीं बट बहुत कुछ मैंने देख देख के सीखा है, उनसे पढ़ा है मैंने, तो आई कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट देम टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो ऐसे जो इधर उधर के कॉलेज के, इवन स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के जो टीचर जो होते हैं ना, वो क्या पढ़ाते हैं ना, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं, ठीक है। तो आप अगर उधर पढ़े हो और अगर आप इधर पढ़े हो ना, तो आपको लगेगा ना कि वो जमीन आसमान का, मतलब यू कैन नॉट इवन कंपेयर, जो डिफरेंस है आप वो खुद फील कर लोगे, ठीक है। तो मैं क्या बोला, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ये स्टेप फंक्शन होता है, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं बोलूँ इसका ग्राफ, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। इतना तो समझ गए आप, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, t है, और ये मेरा क्या बनेगा, आपका ut बनेगा। चलो, और ये मेरा क्या है, ओरिजिन, है ना, ये 0 इज द ओरिजिन। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सोचो जब हमने
स्टेप फंक्शन को स्टडी किया, है ना, कि किसने स्टडी किया, ओलिवर हेविसाइड ने, ठीक है, उन्होंने इसको स्टडी किया स्टेप फंक्शन के बारे में, पूरा डिटेल देखा उसका क्या होता है, क्यों होता है। और रेगुलर लाइफ में तो आप देखोगे एनीथिंग विच इज कांस्टेंट कैन बी मॉडल एज अ स्टेप फंक्शन, है ना, एनीथिंग जो एक कांस्टेंट रहता है एक टाइम के बाद में, अगर कांस्टेंट रहता है तो वो क्या है, एक स्टेप फंक्शन के हिसाब से जो भी आप डिजाइन कर रहे हो उसमें उसका मॉडलिंग कर सकते हो। तो यही बेनिफिट होता है स्टेप फंक्शन का, ठीक है। तो उसके बाद जब पॉल डिरेक आए तो उनको ना इस चीज में बहुत इंटरेस्ट था उनको, है कि नहीं। लोग जहां से कट लेते हैं ना, लोग तो डिसकंटिन्यूटी से मतलब जितना दूर रहे उतना ही पसंद करते हैं। डिसकंटिन्यूटी एक ऐसा जगह होता है जहां पे लोगों को पता ही नहीं होता है कि यार हो क्या रहा है, तो लोग क्या करते हैं उससे भागते हैं। पॉल डिरेक ने क्या किया ना, उनको इस वाले पोर्शन में बहुत इंटरेस्ट था कि यार एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। आप सोच रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि नहीं, आपके पास एक स्विच था, आपके पास एक बैटरी सोर्स था, आपने t=0 पे एग्जैक्टली ऑन कर दिया स्विच को, आपके सर्किट को 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी लगा रहे हो वो मिल गया। तो वो जो स्विचिंग टाइम पे जो था वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या था, है ना, वहां पे हुआ क्या था, और वो जो टाइम इंस्टेंट है वो कितना छोटा है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला टाइम इंस्टेंट है ना, दिस वन, तो ये कितना छोटा है, ये t=0 पे ही हो रहा है कि नहीं, t=0 पे ही क्या बोल रहा हूं मैं, वो हो रहा है। क्लियर। अब सुनते रहो ध्यान से एकदम, आप अपने पेन कॉपी जो भी है साइड में रखो, जो मैं बोल रहा हूं ना पूरा अच्छे से ध्यान से सुनो। मैं बता रहा हूं ना, लिटरली आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर आप छूट गए ना तो फिर आप समझ नहीं पाओगे चीजों को, फिर आप याद कर लोगे। क्योंकि अगर मैं चाहूं ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आई कैन इजिली एक्सप्लेन यू इन लेस देन 5 मिनट्स एंड आई कैन चैलेंज कि आप कोई क्वेश्चन गलती भी नहीं करोगे, है ना। बट मैं चाहता हूं कि आप समझो, इसके फीलिंग को लो, मतलब क्या होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो मैं बोल रहा, जो पॉल डिरेक है उनको ना ये वाली जगह पे बड़ा इंटरेस्ट था। वो सोच रहे थे कि यार यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे क्या होता है। तो उन्होंने उस टाइम पे एक फंक्शन डिफाइन किया डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी विच इज नथिंग बट du/dt। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा, मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है ये सब चीजों के साथ में, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स को पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, है ना। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो चेंज हो रहा है du/dt का मतलब क्या होता है, dut लिख दो यार, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। dut/dt मतलब क्या होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्टेप फंक्शन, है ना। इसका मतलब तो यार आप समझते होगे ना, इसका मतलब अगर आप नहीं समझते हो तो फिर आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे जो मैं बताऊंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब टाइम में dt, है ना, जब टाइम बहुत कम अमाउंट से, dt का मतलब क्या होता है, इट्स वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, है ना। जब टाइम इतना कम होता है तो उसमें चेंज क्या आया ut में, तो यहाँ पे तो वही ऑपरेशन हो रहा था ना। देखो एकदम कम टाइम में, देखो वो आ रहा था, जैसे ही 0 के पास गया वो तुरंत किसमें पहुंच गया, 1 पे। लेट्स से दिस इज 1, ओके, तो वो 1 पे पहुंच गया। तो उन्होंने क्या किया, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेप फंक्शन था ना उसको डेल्टा टी से डिनोट कर दिया। क्लियर, समझ में आया। अब देखो, अब चीज और इंटरेस्टिंग होते जाएगा, है ना, आपको लिटरली बता रहा हूं, मजा आने वाला है। देखो अब हुआ क्या यहाँ पे, मैं अगर बोलूं कि देखो, है ना, मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि इसका वैल्यू जो dut था, सुनते रहना बस, जो dut था, है कि नहीं, और ये सब कुछ उन्होंने कहाँ पे निकाला, एट t=0 पे निकाल रहे हैं ना, वो t=0 पे, है कि नहीं, t=0 पे वो इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि dut/dt क्या हो जाएगा, तो देखो पहले क्या था 1, बाद में कितना हुआ 1 हुआ, पहले कितना था 0 था, ये ऊपर में कितना हो गया 1 - 0। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये जो dt है ना, dt अगर मैं बोलूं कि dt, तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, वेरी 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 स्मॉल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत छोटा नंबर है यार। आप सोचो ना, एक ही टाइम में, मतलब मैं बोलूं तो आपको मैं मतलब समझा नहीं सकता हूं। आप बोलोगे 1 माइक्रोसेकंड, मैं बोलूंगा 1 नैनोसेकंड, ठीक है। तो आप बोलोगे 1 पिकोसेकंड, मैं बोलूंगा 10⁻⁻15 सेकंड। तो वैसा चलते रहेगा वो, फिर समझ रहे हो ना, वो चलते रहेगा, फिर इतना छोटा टाइम है। तो देखो डिनोमिनेटर जितना ही छोटा होगा, ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो डिनोमिनेटर है, जो टाइम है, वो इनफाइनाइटेसिमली अगर स्मॉल है, तो ये वाला वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि इट इज इनफाइनाइट, बोल सकता हूं ना, इट इज इनफाइनाइट। तो उसी तरीके से डेल्टा टी को डिफाइन किया गया, है ना। तो डेल्टा टी को डिफाइन कैसे किया गया, देखो डेल्टा टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कहां पे, t=0 पे, इक्वल्स टू 0 एवरीवेयर एल्स, है ना, एवरीवेयर एल्स। तो अब समझ में आया आपको, अब समझ में आ रहा है ना, अच्छे से ध्यान से देखते रहो। इसीलिए आप बोलते हो कि जो डेल्टा टी जो होता है ना,
उसका वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कहाँ पे इनफाइनाइट होता है, t इक्वल टू 0 पे। क्यों इनफाइनाइट होता है, दिस इज द रीजन, है ना, ये रीजन है जिसके वजह से t इक्वल टू 0 पे आप बोलते हो कि डेल्टा टी कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर, बिकॉज डेल्टा टी इज बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्टेप फंक्शन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन जो है उसी को आपने डिफाइन किया, मतलब पॉल डिरेक्ट ने डिफाइन किया कि उसको मैं डेल्टा टी बोलूंगा। क्लियर, समझ में आया। तो उसके बाद इसीलिए आपको मिल गया कि t इक्वल टू 0 पे आपको डेल्टा टी कितना मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया, और रेस्ट कहीं पे भी t इक्वल टू 0 को छोड़ के कहीं पे भी आपको डेल्टा टी का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर इसी को, है ना, अगर इसी को मैं अगर ग्राफिकली अगर मैं प्लॉट करूं तो ग्राफिकली देखो कैसा होगा। अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं ना तो मैं बोलूं अगर ये मेरा t है और ये अगर डेल्टा t है ना, तो इसको ग्राफिकली ना ऐसे दिखाते हैं। देखो ये आपका ओरिजिन 0 है ना, तो इसको ऐसे एंड एक एरो दे दिया जाता है ना, एरो मतलब दैट इज ए इनफाइनाइट वैल्यू। अब समझ में आया। इससे बेटर यार कौन बताया होगा आपको डेल्टा फंक्शन, है ना। आपको तो सीधा यहाँ से स्टार्ट होता है डेल्टा फंक्शन, आपका डेल्टा फंक्शन तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो आप भी रट लेते हो यार, ये तो सिंपल है, याद रहेगा, कौन सा बड़ा बात है, ये तो याद रहेगा। तो समझ रहे हो ना, याद करना समझना जमीन आसमान का फर्क है। याद जब करोगे ना, कभी भी लाइफ में एक अच्छा इंजीनियर तो छोड़ ही दो, मतलब कुछ भी नहीं बन पाओगे अच्छा। एट मैक्स एक जॉब करोगे कहीं पे, है ना, सैलरी कम हो ज़्यादा हो जो भी है आपका, आप बस जॉब करोगे। लेकिन जब ये सब समझ में जब आने लगेगा ना, तब आपको लगेगा यार दुनिया तो बहुत बड़ा है, हाँ, दुनिया जो है ना, द वर्ल्ड इज रियली वेरी बिग। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा फंक्शन। क्लियर, एकदम मस्त वे में समझाया मैंने। अब इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू होगा। देखो अब तो बस क्लाइमेक्स वाला पार्ट आया ही नहीं अभी बस देखते रहो। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखो। ठीक है, आप किसी चीज को स्टडी कर रहे हो, ध्यान से सुनो। ठीक है, आप किसी चीज को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और उसका वैल्यू ही जिस पॉइंट पे आया है वो इनफाइनाइट चला गया है ना। इनफाइनाइट मतलब क्या, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो। इनफाइनाइट मतलब क्या, आप बोलोगे 10,000, मैं बोलूंगा 10 लाख, आप बोलोगे 1 करोड़, मैं बोलूंगा 10 करोड़, तो दैट इज नॉट डिफाइनेबल। इनफाइनाइट मींस इट इज जस्ट वेरी 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 बिग। तो इससे ना क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन ही ड्रॉ नहीं हुआ, है ना। इससे क्या हुआ, कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन ही ड्रॉ नहीं हुआ। इससे इसका हम करेंगे क्या यार, आप खुद बताओ। इसका हम लोग क्या करेंगे, एट t इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डेल्टा टी, जो एक्चुअली में एक फंक्शन भी नहीं है, तो इस पर मैं बात नहीं करूंगा, है ना। एक्चुअली डेल्टा टी इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज वो फंक्शन के डिफाइन पे सेट ही नहीं बैठता है। बट फिर भी हम लोग कन्वेंशनली मान के चलते हैं कि डेल्टा टी इज अ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, बिकॉज एक फंक्शन की तरफ मतलब फंक्शन के डेफिनेशन को मतलब जस्टिफाई नहीं करता है ना, बट इट कैन बी टेकन एज अ फंक्शन, है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसको एज अ फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं होता मैं इस पे नहीं जाऊंगा, अदरवाइज मतलब 1 घंटा मुझे फिर आपको वो समझाना पड़ेगा। उसको छोड़ो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वो अगर नहीं भी जानोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैं बोला कि डेल्टा टी का ये ग्राफ आया, है ना, ग्राफ आया और t इक्वल टू 0 पे आपको मिल गया वैल्यू क्या, इनफाइनाइट। इतना मेहनत किए, इतना दिमाग लगाए और कुछ आया भी, वो भी आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो हो क्या रहा है और उसको कैसे आप रियल लाइफ में यूज करोगे। ठीक है, तो इतना तक समझे आप। एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार रिकॉल करो मैंने क्या क्या बताया अभी तक, बस रिकॉल करो एक बार। ठीक है, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। ठीक है, तो पॉज करके एक बार रिकॉल करो। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग वे में इसको कैसे डील किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है अभी। तो चलो देखते हैं। तो हमने देखा कि डेल्टा टी का डायरेक्ट जो वैल्यू आ रहा है ना, वो हमको कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। देखो t इक्वल 0 पे इनफाइनाइट है, हमको कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। तो हमको ना अभी सोचना पड़ गया कि और क्या कर सके यार, इसको तो यूज करना है, कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा, है ना। तो हमको देखना है कि वो यूज क्या है। तो मैंने क्या किया पता है, डेल्टा टी मैं बोल रहा हूं कि देखो डेल्टा टी जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, du/dt, है कि नहीं। डेल्टा टी इज व्हाट, du/dt। मैं अब सोचा कि चलो एक काम करते हैं, क्यों ना इसको इंटीग्रेट करके देखें कि कुछ होता है क्या। इंटीग्रेट करते हैं चलो। तो अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन, है ना, लेट्स से मैंने -∞ से इन्फिनिटी तक, इसके मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, -∞ से इन्फिनिटी तक डेल्टा टी इंटू डी टी अगर मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलता। अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को क्या मिलता, इसका वैल्यू क्या मिलता। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी डी टी क्या हो जाएगा, यूटी हो जाएगा, है कि नहीं। कहाँ से कहाँ तक, -∞ से इन्फिनिटी तक। ये तो क्लियर हो गया ना। अरे भाई क्या इतना क्या है, इसका डेरिवेटिव अगर डेल्टा टी होता है तो डेल्टा टी का इंटीग्रल क्या होगा, स्टेप फंक्शन होगा यार। ये समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं इतना देर से तो ऐसे पागल जैसे बक रहा हूँ ना। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो u ऑफ इनफाइनाइट माइनस u ऑफ माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, सो u ऑफ इनफाइनाइट कितना होगा, देखो स्टेप फंक्शन t ग्रेटर देन इक्वल 0 पे वो 1 होता है, तो आई कैन राइट इट एज 1,
एंड दिस इज 0, सो मेरे को क्या मिल गया 1। तो ये मतलब पूरा जो स्टोरी था ना एकदम रिवॉल्यूशन टाइप ला दिया। मतलब सोच रहे हो ना, इतना छोटा सा चीज जिसका डायरेक्ट डेफिनेशन तो आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहा था, बट ये प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत हेल्प कर दिया। तो अब हम लोग ना इसको देखेंगे कि क्या मीन कर रहा है ये, है ना। तो हमको क्या मिला, देखो व्हाट इज आवर रिजल्ट। मेरे को मिला -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, है ना, डेल्टा टी इनटू dt इज इक्वल टू हाउ मच 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना स्टोरी और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है डेल्टा टी का, ये विच इज यूजलेस फॉर अस, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कैसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे ना यार, कैसे इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो देखो इससे आपको समझ में क्या आया कि एरिया अंडर दिस कर्व, है ना, एरिया अंडर दिस डेल्टा फंक्शन इज नथिंग बट 1। क्लियर। अब आप सोचो क्या हुआ एक्चुअल में। अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन के बारे में, तो देखो ये 0 था, है ना, ये 0 था, अचानक से एट t = 0 पे ये सब स्पाइक हो जाता है ना, अचानक से स्पाइक हो जाता है और इसी पॉइंट पे वो बढ़ता भी है, इसी पॉइंट पे वो घटता भी है और फिर से वो 0 हो जाता है। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोला। ये फंक्शन जो है डेल्टा टी वो 0 रहता है, 0 रहता है, 0 रहता है, एट t = 0 पे अचानक से वो बढ़ता है ना, कितना बढ़ता है, इनफाइनाइट वैल्यू बढ़ता है, और उसी टाइम पे वो घट के फिर से 0 हो जाता है ना। तो समझ रहे हो ना। तो इससे हुआ क्या, इसका मतलब ये है रियल लाइफ में अगर मैं बताऊं तो कोई भी एक ऐसा फेनोमेनन जो बहुत कम टाइम में फटाक से हो जाता है ना, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, इम्पल्स, है ना, वैसे बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये डेल्टा फंक्शन काम आता है। कैसे आता है हम लोग देखेंगे यार, बता रहा हूं ना, मैं तो सब बताता हूं, देखते रहो बस। वैसे सिचुएशन को डील कर, अगर मैं बोलूं फॉर एन एग्जांपल लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग कैसे होता है आपका, अचानक से एक थंडर आता है एकदम, है ना, अचानक से स्ट्राइक करता है। मैं लाइटनिंग साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, साउंड तो आप काफी देर तक सुनते हो ना, बट जो लाइटनिंग जो फेनोमेनन होता है वो एकदम अचानक से हो जाता है। तो सोचो वो इतना कम टाइम में होता है एंड उसका एक मैग्नीट्यूड रहता है कि नहीं। लेट्स से उसका मैग्नीट्यूड सम लैक्स ऑफ वोल्ट है, लेट्स से 2 लाख वोल्ट है उसका मैग्नीट्यूड, एंड वो हुआ कितना टाइम के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वो हुआ, लेट्स से। तो आपको एक स्टेप फंक्शन मिला, है ना, आप dut/dt करो तो आपको क्या मिलेगा, एक इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो देख रहे हो ना वो वाला जो सिचुएशन है वो रिजेंबल कर रहा है ना एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को, है कि नहीं। इसी तरीके से आप देखोगे कि जब आप लेट्स से आप किसी सिस्टम को मतलब स्टडी कर रहे हो, अचानक से कोई एक फॉल्ट हुआ, अचानक से हुआ, मतलब समझ लो ना, तो फटाक से हो गया एकदम कम टाइम में। तो वैसे केसेस को स्टडी करने के लिए पक्का कुछ ना कुछ तो ये अपने में रखा है ना, कुछ ना कुछ तो ये पक्का अपने में रखा है। बिकॉज देखो ये खुद एक ऐसा फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर टाइम में अचानक से होता है फिर 0 बन जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फंक्शन, बिकॉज ये इंपल्स की तरह होता है, फटाक से होता है एकदम कम टाइम में एंड फिर ड्रॉप हो जाता है। स्टेप फंक्शन में क्या था, स्टेप फंक्शन मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर वो कांस्टेंट रहता है। ये क्या करता है, t = 0 पे अचानक से हाई वैल्यू लेके फिर वहीं पे 0, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 0 भी हो जाता है एंड फिर 0 रहता है पूरा। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखो अब हम लोग इसका कैसे यूज करने वाले हैं, है ना। मैंने क्या बोला, एक स्ट्रिप है, एक ये क्या है, स्ट्रिप है। अब सुनो इंटरेस्टिंग बात सुनो, मैंने बोला कि ये तो एक स्ट्रिप है कि नहीं। और इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, है ना, तो आप क्या करोगे, लेट्स से दिस इज a एंड लेट्स से दिस इज b, है ना। अगर मैं बोलूं और लेट्स से दिस फंक्शन इज f of x, दिस फंक्शन इज f of x, अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, क्लियर। तो मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप मेरे को इसका इंटीग्रेट करोगे एंड जो भी वैल्यू आएगा आप मेरे को बता दोगे, क्लियर। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग फेनोमेनन क्या है कि दिस इज बेसिकली अ लाइन, एक सिंगल पॉइंट पे एक इवेंट हो रहा है ना। मैं क्या बोला, एक सिंगल पॉइंट पे एक इवेंट हो रहा है, बट इसके अंडर का एरिया 1 मिल रहा है। तो कितना इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचो, है कि नहीं, कितना इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं आपको बोलता, अगर मैं एक नॉर्मल सा केस ले लूं, लेट्स से अगर मैं इसका केस ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड ये कुछ फंक्शन है, और मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज c, है, तो अगर मैं c से c f of x dx अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो दिस विल बी 0। वाई 0? बिकॉज इसका विड्थ कितना है, 0 है कि नहीं, इसका विड्थ कितना है, 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मैं क्या बोला, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। मैं बोला कि एक फंक्शन इस तरीके से बस है, दिस इज व्हाट, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूँ ना, इसका इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूँ तो देखो ये वैल्यू तो मेरे को निकल जाएगा कुछ,
लेट्स से दिस इज सम पर्टिकुलर मतलब से दिस इज 6 है ना, मैं क्या बोला ये 6 है, बट ये जो विथ है ना, जो विथ वो तो 0 है ना, तो हाइट इंटू विथ कितना हो गया 6 इंटू 0 इज 0, तो एरिया अंडर द कर्व तो 0 हो रहा है। बट इम्पल्स फंक्शन में इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि ये भी एक पॉइंट पे ही आपका एक्ट कर रहा है ना, एक पॉइंट पे ही एक्ट कर रहा है, बट यहां पे आपको इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। ऐसे कैसे हो गया अभी, है ना, ऐसे कैसे हो गया, तो इसको समझते हैं हम लोग फिर कैसे हो गया है कि नहीं। चलो क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो अब समझते हैं कि कैसे यार 1 कैसे हो गया, मतलब है ना, एक पॉइंट पे कर्व अचानक से हाई होके फिर उतर जाता है और फिर 0 रहता है, तो फिर 1 कैसे हो गया, तो इसको भी समझते हैं ना। मैं अभी आपको ना एकदम एक अलग लेवल पे लेके आ गया हूँ, है ना, अलग लेवल पे पूरा। आप कहीं भाई कोई कोचिंग का आप नोट्स देख लो यार, आपको अगर ऐसा किसी ने अगर पढ़ाया होगा ना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। अगर इस तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसा अगर किसी ने समझाया होगा आपको, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे मतलब एरिया उसका 1 आ रहा था। ओके, सो मेरे को अभी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि देखो प्रूफ 1 आ रहा है, तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, है ना। जो मैथ्स नेवर लाइज, है ना, मैथमेटिक्स नेवर लाइज। तो आपके सामने रिजल्ट है कि एरिया उसके अंडर में कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा था एक्चुअली, देखो, है ना, ऐसा हो क्यों रहा था। तो आपका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया ना कि डेल्टा फंक्शन कहाँ पे आता है। डेल्टा फंक्शन हर उस जगह पे आएगा जहां पे कोई पर्टिकुलर इवेंट एकदम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम के लिए होता है ना, एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम के लिए वो होता है, वैसे जगह पे आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को यूज करते हो। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलो हमको क्या मिला था, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा टी इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। एरिया अंडर द डेल्टा फंक्शन इज हाउ मच 1। चलो क्लियर, ओके। अगर मैं बोलूं ऐसा हुआ क्यों था, ऐसा होने का रीजन ये था कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इट इंडिकेट्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पल्स, आई कैन से, है ना। मैं क्या बोला, दिस इंडिकेट्स एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पल्स, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स, और जिसका एरिया कितना है 1 है। क्लियर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि आपको मैं लेट्स से, अच्छा इसको मैंने डिफाइन कैसे किया था, मैंने डिफाइन किया था इसको डेल्टा टी इज इक्वल टू हाउ मच, इनफाइनाइट एट टी इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 अदरवाइज, है ना, अदरवाइज। क्लियर। इसको अगर मैं शिफ्टेड फॉर्म में लिखूंगा ना, शिफ्टेड फॉर्म क्या होता है यार, यूनिट स्टेप में भी देखे थे, सेम होगा बस शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं शिफ्टेड फॉर्म में लिखूं लेट्स से डेल्टा टी माइनस ए, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इनफाइनाइट। अब ये टी इक्वल्स टू 0 नहीं, अब ये टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए पे हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 एल्स, है ना, अदरवाइज, अदरवाइज। क्लियर। तो इसमें गलती मत करना, अगर मैं इसको बोलता कि डेल्टा टी प्लस ए इक्वल्स टू इनफाइनाइट, है ना, टी प्लस ए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, टी इक्वल्स टू माइनस ए पे होगा, है ना। दैट मीन्स डेल्टा इसको 0 होना है, ये जो है ना इसको 0 होना है फॉर इनफाइनाइट। देखो यहाँ पे टी का वैल्यू 0 बिठा दो तो इनफाइनाइट आ गया, यहाँ पे टी का वैल्यू ए बिठा दो तो ए माइनस ए इज 0, आपको इनफाइनाइट मिल गया। क्लियर। तो ये बात क्लियर है। तो ये शिफ्टेड है, बस दिस वन इज शिफ्टेड, है ना, दिस वन इज नॉट शिफ्टेड एंड दिस वन इज शिफ्टेड। ओके चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा बड़ा से ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा से ड्रॉ करता हूँ इसको। चलो मैं इसको बड़ा सा ड्रॉ किया, मैं बोला कि मैं एक ये ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, क्लियर। मैं बोला कि ये ए है और ये आपका क्या है ए प्लस एप्सिलॉन, है ना, वो क्या है ए प्लस एप्सिलॉन। ओके मैं इसको बोल रहा हूँ कि 1 बाय एप्सिलॉन, है ना। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहाँ से ये ए आ गया, ए प्लस एप्सिलॉन आ गया, 1 बाय एप्सिलॉन क्या हो गया। अब बस सुनते रहो, थोड़े टाइम बाद, है ना, 5-10 मिनट बाद आप खुद ये सब वैल्यूज ले सकते हो। एंड दिस आर नॉट द ओनली वैल्यूज, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यूज दे सकते हो, आप बस देखते रहो अभी, ठीक है। अगर मैं बोलूं डेल्टा टी, है ना, डेल्टा एप्सिलॉन नॉट टी माइनस ए दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाय एप्सिलॉन, है ना, फॉर टी ए लेस देन इक्वल्स टी लेस देन इक्वल्स ए प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 elsewhere। तो मैं डेल्टा टी कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, है ना, वेयर एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन है ना,
वेरी वेरी स्मॉल है ना, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। अब देखो अब आपको समझ में आ गया। देखो मैंने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लिया अपने लिए समझने के लिए। मैंने क्या किया, ऐसा एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। चलो ठीक है, ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लिया। मैंने क्या बोला, ये a है और ये क्या है, a प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि एप्सिलॉन जो है ना ये वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब एप्सिलॉन ऑलमोस्ट जीरो है। तो एप्सिलॉन जब ऑलमोस्ट जीरो होगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, श्रिंक होगा, है कि नहीं। ये वाला पोर्शन क्या होगा, देखो एप्सिलॉन जितना ही घटते जाएगा ये वाला पोर्शन उतना ही श्रिंक होगा ना, एंड एप्सिलॉन जितना घटेगा ये वाला उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स ये जितना श्रिंक होगा मतलब एप्सिलॉन डिक्रीज हो रहा है, और एप्सिलॉन अगर डिनोमिनेटर में डिक्रीज होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे ही एप्सिलॉन जीरो बन जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यही तो होता है ना डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन क्या बोलता है आपको कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, जहां पे मतलब डेल्टा जीरो पे आपका जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, है कि नहीं। और वो इनफाइनाइट क्यों हुआ, बिकॉज ये वाला जो एक्सिस है ना उसमें जो विड्थ है ना दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। समझ में आया, इसीलिए मैंने इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नहीं लिख के मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देता तो वो गलत हो जाता ना, वो तो डायरेक्ट डेल्टा को फिर रेक्टिफाई जस्टिफाई ही नहीं करता फिर वो तो। समझ में आया कि नहीं। तो मैंने ऐसा एक फंक्शन लिखा। अब अगर मैं बोलूँ कि अब मैं इसको मैंने क्या बोला, डेल्टा एप्सिलॉन t माइनस ए, है ना। तो मैंने t माइनस ए क्यों लिया, बिकॉज मैं एक जनरलाइज एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, है ना। मैं चाहता तो मैं इसको भी ले सकता था, है ना, इसको भी लेके कर सकता हूँ मैं उसको, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक जनरल एक्सप्रेशन बताऊँ जहाँ पे वो शिफ्टेड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो। ये बस मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया कि देखो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना ये भी आपका डायरेक्ट डेल्टा ही रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा, देखो इससे तो आपको समझ में आ गया कि एप्सिलॉन जब टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, तब ये श्रिंक होगा और ये बढ़ते रहेगा। तो डेल्टा फंक्शन भी वैसा ही रहता है उसका कर्व, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेट अगर मैं करूँ इसको, ठीक है, लेट्स से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एप्सिलॉन t माइनस ए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ इनटू dt तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक करता है, a से a प्लस एप्सिलॉन, है कि नहीं, a से a प्लस एप्सिलॉन। और a से a प्लस एप्सिलॉन में डेल्टा ई t माइनस ए का वैल्यू कितना है, 1/एप्सिलॉन है, 1/एप्सिलॉन इंटू dt। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ तो देखो कितना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन, है कि नहीं, इंटू t, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो ये मेरा क्या हो जाएगा, अभी देखो इसको लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 1/एप्सिलॉन, वो मेरे को कितना मिल जाएगा, a प्लस एप्सिलॉन माइनस a, ये कैंसिल, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सी अब हुआ क्या, इससे हुआ ये कि आपको एरिया जो अंडर द कर्व जो 1 मिल रहा था ना, वो मिलने का रीजन क्या था, अब समझ में आया आपको रीजन। तो ये मैंने इसीलिए आपको मॉडलिंग किया, है ना। इसका जो एरिया था, है ना, इसका जो एरिया था वो आपको 1 मिल रहा था, वो मैंने आपको एक स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन लेके मैंने आपको प्रूफ कर दिया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या पता शायद आपको मैथमेटिकली समझ में आ गया, ग्राफिकली तो आपको समझ में नहीं आया कि क्यों 1 कैसे हो गया यार। एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल लाइन है, उसका एरिया अंडर द कर्व तो जीरो होना चाहिए, उसका तो विड्थ कोई है ही नहीं, तो आप गलती वहीं पे किए। उसका विड्थ जो है वो जीरो नहीं है, दैट इज वेरी 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 स्मॉल, है ना। और जितना स्मॉल वो है ये इतना ही लंबा होते जा रहा है। तो आप सीन को समझ रहे हो ना, एक फंक्शन जितना श्रिंक होते जा रहा है अगर वो उतना ही बढ़ते जा रहा है ना, दैट मीन्स अगर ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया और ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो गया, तो अंडर दैट सर्कमस्टेंस आप उसको बोल सकते हो कि वो डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर समझ में आया। तो ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग था, एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आया ना पूरा। मजा आ रहा होगा आपको, मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद अगर आपको मजा नहीं आया तो फिर यार क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन सीखा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना जरूर, है ना। ऐसा चीट मत करना, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट दिस मच कि अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप बताना फिर आपको कैसा लगा, ठीक है। चलो तो ये था हमारा डेल्टा फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं इसको खत्म करता हूँ, तो इसके बाद ही मैं नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिकल्स लूँगा, जहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है स्टेप फंक्शन में, क्या हो रहा है डेल्टा फंक्शन। और अभी मैंने लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में भी बात नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या बोला, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में मैंने बात ही नहीं किया अभी तक, मैंने बस आपको स्टेप फंक्शन और डेल्टा फंक्शन समझाया है।
इसके नेक्स्ट क्लास में आपको मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि आज के क्लास में क्या पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग देखा स्टेप फंक्शन, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि शिफ्टेड स्टेप फंक्शन क्या होता है ना। आप एक स्टेप फंक्शन को चाहो तो इधर शिफ्ट करो या इधर शिफ्ट करो अकॉर्डिंगली, है ना। और शिफ्टिंग कैसे होता है या फिर स्केलिंग कैसे होता है, ये सब सिग्नल्स सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल, ये सब क्या होता है, सब सिग्नल्स में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हमने क्या देखा कि स्टेप फंक्शन का रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है। कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन या सिग्नल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कॉन्स्टेंट रह जाता है ना, आप उसको एक स्टेप फंक्शन का जो भी आपने एक स्टेप फंक्शन के लिए सीखा है वो आप उसको मॉडलिंग करने में आप यूज कर सकते हो अपना आइडियाज, ठीक है। उसके बाद हमने आज क्या देखा, फिर स्टेप फंक्शन को फिर आपने देखा ना कैसे एक पर्टिकुलर मतलब एक फंक्शन के मेमोरी को ऊपर डिलीट कर देता है वो, है ना। आपने देखा था ना, मैंने कराया था T1 के पहले तक क्या हुआ पूरा वो हटा ही दिया, मतलब सिस्टम जो है उसको पता भी नहीं चलेगा कि T1 के पहले भी एक फंक्शन में कुछ डेटा था, है ना, उसको उसने पूरा हटा दिया। तो उसने कहाँ से जाने दिया, T1 के बाद से, मतलब जहाँ से स्टेप फंक्शन स्टार्ट हुआ था उसने वहीं से अलाउ किया। क्लियर। तो ये था स्टेप फंक्शन का रियल लाइफ यूजेस, है ना, रियल लाइफ यूजेस, ये सब कोई नहीं बताता है। उसके बाद मैं आया डेल्टा फंक्शन पे, फिर मैंने डेल्टा फंक्शन के बारे में बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता है किस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और एक बात मैं बताता हूँ, ये आपका जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है ना, ये कंटिन्यूस टाइम में बात करते हैं और जहाँ पे आप इसको ऐसे डिफाइन करते हो, ठीक है। एक होता है आपका क्रॉनिकल डेल्टा, KRONECHER, है ना, क्रॉनिकल डेल्टा। तो उसमें क्या होता है, हम डिस्क्रीट टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एट t=0 उसको 1 डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सब बात की बात है, जब हम लोग सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको ऐसा ना लगे कि मुझे आता है कि नहीं आता है, मेरे को बहुत कुछ आता है, तो सब कुछ आपको बताने जाऊँगा तो भी समझ रहे हो ना। तो आपको उतना ही जानना है जितना एक स्टूडेंट को जानना चाहिए बेहतरीन तरीके से, है ना। और मुझे उतना आना चाहिए जितना एक टीचर को आना चाहिए, ओके। चलो, सो ये हमने अच्छे से देख लिया। फिर डेल्टा फंक्शन का मैंने आपको बताया रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है, जहाँ कहीं पे भी आपको अचानक से एक सडन स्पाइक मिले, ना, स्पाइक बोलो आप या फिर आप बोलो कि एक इम्पल्स मिले, है ना, स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो, मतलब किस तरीके से हो रहा है। चलो ठीक है। और इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इसका वैल्यू एट t=0 तो इनफाइनाइट होता है, बट एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। बहुत क्वांटम फिजिक्स में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये प्रॉपर्टी, है ना। आपके लिए बहुत छोटा चीज़ होगा, बट जो लोग एक्चुअल में रियल लाइफ में जो लोग हैं जो काम करते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमने वो देखा फिर, ठीक है। तो फिर मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया, एक तो मैंने आपका यूनिट स्टेप का हेल्प लेके मैंने बता दिया कि एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। एक मैंने आपको एक ऐसा सिचुएशन लेके ग्राफिकली भी समझा दिया, एरिया =1 होने का रीज़न क्या था डेल्टा फंक्शन का, कि उसका जो ये विड्थ है ना वो डिक्रीज हो रहा है एंड इक्विवेलेंटली उसका जो ये मैग्नीट्यूड है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए अल्टीमेटली क्या होता है आपका, अगर आप एरिया निकालोगे, अगर आप यहाँ पे भी लेट्स से इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। अगर मैं यहाँ पे भी एरिया निकालता ना, एरिया, अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालता तो क्या होता है, देखो A+ε माइनस एप्सिलॉन, है ना। दिस लेंथ इज व्हाट, A+ε माइनस ए होगा ना, सॉरी, माइनस ए इनटू दिस हाइट इज हाउ मच, 1/ε। तो देखो तो भी आपको 1 ही मिलेगा, है ना। तो एरिया 1 इसीलिए हुआ, जितना आपका विड्थ डिक्रीज हुआ उतना ही आपका लेंथ में भी इंक्रीमेंट आया, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, अल्टीमेटली जो एरिया मिला आपको वो 1 मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में जितना मैंने पढ़ा है आप एक बार मतलब नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने के बाद आप एक बार अच्छे से पढ़ो जो भी मैंने पढ़ा है, और आप फील करो, मतलब जो भी मैंने बताया आपको समझने की कोशिश करो, आपको बहुत मजा आएगा। और स्टेप फंक्शन और डेल्टा फंक्शन में इससे ज़्यादा अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपसे ज़्यादा स्टूडेंट कैटेगरी में कोई नहीं जानता होगा, इतना मैं लिख के बताता हूँ। इवन आपका नॉलेज अभी बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं ना उनसे भी कहीं बहुत ज़्यादा है, मतलब, ठीक है। तो आप खुद फील कर सकते हो ना यार, इतना कुछ यार आपको पहले पता था क्या। अगर आप मान लो कि 7th सेमेस्टर या 2nd, 3rd ईयर या 4th ईयर के हो, आपने सिग्नल से सिस्टम भी पढ़ रखा है, तो भी आपको इतना कुछ पता था क्या डेल्टा फंक्शन के बारे में। आपको तो बस, मुझे पता है आपको बस ये पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर एबोव एवरेज ही हो, मतलब 1% ऐसे लोग होंगे जिनको इतना सारा बात शायद पता होगा। मैक्सिमम लोगों को बस ये पता होगा, उसके बाद ये पता होगा, उसके बाद ये पता होगा और स्टेप फंक्शन के बारे में पता होगा, खत्म, बस वहीं पे जर्नी खत्म, बस, है ना। तो मैंने तो आपको प्रैक्टिकल यूज बताया ना कि प्रैक्टिकली कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स से भी समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप फंक्शन और आपका डेल्टा फंक्शन क्या होता है, तो वो सब भी देखेंगे, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।